राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बेटी की बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। रामनाथ जी अपनी बैठक में बैठे हुए आवाज़ लगा रहे थे, अरे वो राजेश्वरी की माँ, जल्दी बाहर आओ। देखो हमारी बेटी 10वीं कक्षा में पूरे जिले में प्रथम आई है। जल्दी से घर में जो भी मीठा हो बाहर ले आओ। और राजेश्वरी के स्कूल से प्रिंसिपल साहब भी खुद चलकर उनके घर तक यह खुशखबरी सुनाने आए थे। आखिर पूरे जिले में उनका स्कूल भी तो मशहूर हो गया था। राजेश्वरी के घर के बाहर एक बरामदा बना हुआ था और बरामदे को पार करते ही बैठक थी। बैठक के बाद बीच में एक आंगन था और आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। आंगन के एक कोने में स्नान घर और शौचालय बने हुए थे। स्नान घर के बाहर एक टंकी रखी हुई थी। घर के बर्तन और कपड़े अक्सर वहीं धुलते थे। राजेश्वरी की माँ और पापा दोनों ही अपने अपने माँ बाप को खो चुके थे। राजेश्वरी छोटी ही थी जब उसके नाना नानी और दादा दादी एक एक करके चल बसे थे। चारों भाई बहनों में राजेश्वरी, परमेश्वरी, संदीप और विंध्याश्वरी में से केवल राजेश्वरी ने ही दादा दादी और नानी तीनों की उसे याद थी। परमेश्वरी जब छोटी थी तब दादाजी की मृत्यु हो गई थी। संदीप के जन्म के 2 वर्ष बाद ही जो नाना जी की भी मृत्यु हो गई थी। विंध्याश्वरी गोद में थी और दादी भी उन सबको छोड़कर चली गई। पापा के बाद दादी ही थी जो राजेश्वरी को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। राजेश्वरी की माँ तो उससे हमेशा खिंची खिंची रहती थी। राजेश्वरी को बचपन में कभी भी माँ का कोई प्यार नहीं मिला। राजेश्वरी की समझ में तो अपनी माँ का व्यवहार आज तक नहीं आया कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा रूखा व्यवहार क्यों करती थी। उससे 2 वर्ष छोटी परमेश्वरी तो उसकी माँ की आंखों का तारा थी। वहीं राजेश्वरी बहुत ही आज्ञाकारी, संस्कारी और प्रतिभाशाली होते हुए भी अपनी माँ की आंखों की किरकिरी थी। स्कूल जाने के बाद से ही हर क्लास में टॉप करने वाली राजेश्वरी विभिन्न गतिविधियों में भी अव्वल आने वाली थी। स्कूल की अनेक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीतकर लाने वाली राजेश्वरी पर उसकी माँ ओमवती ने कभी भी स्नेह नहीं बरसाया, कभी भी उसे प्रेम के 2 शब्द नहीं बोले। और रामनाथ जी हमेशा अपनी बेटी का मनोबल बढ़ाते रहते थे। दूसरी तरफ परमेश्वरी को जैसे तैसे एक कक्षा से दूसरी कक्षा में धक्का मारकर भेजा जा रहा था। उससे तो अपने श्रृंगार करने और फैशन से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर ओमवती भी हमेशा उसे रामनाथ जी की डांट से बचाती रहती थी और यही कहती थी, लड़की की जात को तो चूल्हा चौका और श्रृंगार ही करना आना चाहिए, आगे यही काम आएगा। पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएंगी तुम्हारी बेटियां। राजेश्वरी की माँ रामनाथ जी कहते, तुम अभी भी पता नहीं कौन से जमाने की बातें करती हो। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही हैं। देखना मेरी बेटी राजेश्वरी एक दिन डॉक्टर बनेगी और सबसे पहले वो तुम्हारे दिमाग का इलाज करेगी। रामनाथ जी रसोई के बाहर आंगन में बैठकर खाना खाते हुए अपनी पत्नी ओमवती से कह रहे थे। तभी ओमवती बोली, डॉक्टर बने या कुछ भी, शाम को तो रसोई घर में खाना ही बनाएगी तुम्हारी बेटी, और नहीं बनाएगी तो पति और सास इसका इलाज कर देंगे। ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ इसे, लड़की की जात से इतना लाड प्यार ठीक नहीं। और ओमवती भी रसोई में खाना बनाते हुए जो अपने पति रामनाथ की बातों का जवाब दे रही थी। संदीप और विंध्याश्वरी दोनों औसत विद्यार्थी थे जो बिना मुश्किल जगह जो आराम से एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उत्तीर्ण करते थे। वैसे भी एक हाथ की 5 उंगलियां ही जब सब बराबर नहीं होती तब एक ही माँ के जाए बच्चे एक जैसे कैसे हो सकते थे। रामनाथ जी राज्य सरकार में 3य ग्रेड के बाबू थे। अपने अफसरों के बच्चे बच्चियों को पढ़ता लिखता देखकर उनके मन में भी अपने बच्चों को लेकर नेक ख्याल तैरने लगे थे।
अक्सर माँ बाप अपने अधूरे ख्वाबों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरे करना चाहते थे। अगर बच्चों की आंखें भी खुद ब खुद वही ख्वाब देखने लगें तो सोने पर सुहागा। नहीं तो कई बार माँ बाप अपने अधूरे आधे ख्वाबों का बोझ बच्चों पर डालकर उनके साथ जबरदस्ती भी कर देते हैं। यहाँ रामनाथ जी खुशकिस्मत थे जो कि ख्वाब उनकी आंखें सजा रही थी, वही ख्वाब राजेश्वरी ने भी अपनी आंखों में सजा रखा था। राजेश्वरी भी डॉक्टर बनना चाहती थी। सपनों में ना जाने उसने कितनी बार खुद को एप्रिन पहने हुए और गले में स्टेथोस्कोप लगाए हुए देखा था। रामनाथ जी के बड़े ही खास मित्र थे जगमोहन जी। जगमोहन अंकल राजेश्वरी को बहुत ही पसंद थे। अंकल खुद ज़्यादा नहीं पढ़े थे, लेकिन पढ़ाई लिखाई का महत्व बड़ा अच्छे से समझते थे। अंकल का एक बड़ा बेटा था केतन, जो राजेश्वरी का ही हम उम्र था। अंकल के एक ही बेटा था। केतन के बाद 3 बच्चे और हुए थे, लेकिन तीनों ही निमोनिया से मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। केतन भी पढ़ने में अच्छा था, लेकिन हमेशा उसके नंबर राजेश्वरी से 1-2% कम ही रहते थे। अंकल, राजेश्वरी कहने लगी, अपने नाते रिश्तेदारों में जो हर जगह राजेश्वरी का उदाहरण देते थे और राजेश्वरी की बड़ी तारीफ करते थे। अंकल कभी कभी कहते थे राजेश्वरी को मेरे घर की बहू बनाऊंगा और अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दूंगा। तब रामनाथ जी कहते हैं, हाँ जगमोहन, बात तो तेरी ठीक है, हमें इस दोस्ती को रिश्तेदारी में जरूर बदलना चाहिए। राजेश्वरी के पापा हाँ में हाँ मिलाते। राजेश्वरी की माँ को जो रामनाथ जी का यह दोस्त इसीलिए पसंद था कि वो बिना दान दहेज दिए कम से कम एक बेटी से तो निपट ही जाएगी, वह भी राजेश्वरी, जिस पर वह एक पैसा भी खर्च करना उसे पसंद नहीं था। राजेश्वरी को अपनी माँ का व्यवहार समझ नहीं आता था। वह कभी कभी अपने पापा से पूछती थी, लेकिन पापा यही कहते, तेरी माँ बेटा जुबान की कड़वी है, लेकिन दिल इसका एकदम सोना है सोना, तो उसकी बातों पर ध्यान मत दिया कर, बस तू अपनी पढ़ाई किया कर। वैसे भी 2 कान हमें इसलिए मिले हैं कि एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। राजेश्वरी कक्षा 10 में आ गई थी। इस साल उसके बोर्ड के एग्जाम होने वाले थे। तभी एक दिन जगमोहन अंकल घर आए और राजेश्वरी के पापा से कहने लगे कि रामनाथ, राजेश्वरी को मैथ्स के लिए सफल क्लासेस में डाल दे। केतन बता रहा था कि वे बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और वहाँ पढ़ने से बच्चों में 10-15 नंबर तो बढ़ते ही हैं। तब जो वो कहने लगे, राजेश्वरी के पिता, अरे जगमोहन, यह बात तो तूने एकदम सही कही है। बोर्ड के एग्जाम तो राजेश्वरी बिटिया को मेहनत भी बहुत करनी होगी और मैं राजेश्वरी को लेकर आता हूँ, तू भी समय से पहुँच जाइयो। और रामनाथ जी को अपने दोस्त की बात एकदम जच गई थी। वह अच्छे से समझते थे कि 10वीं कक्षा से ही आगे की संपूर्ण पढ़ाई की नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी, इमारत भी उतनी मजबूत बनेगी। अरे रामनाथ जी बोले, राजेश्वरी की माँ, आज जगमोहन को आए इतनी देर हो गई, तुमने अभी तक चाय नहीं भिजवाई। रामनाथ जी ने बैठक से ही जो रसोई की तरफ मुंह करके आवाज लगाई तो ओमवती जी के कानों में कोचिंग वाली बात पड़ गई थी और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। इसी गुस्से में उसने जो चाय उसकी उफन रही थी, नहीं तो उन्होंने हमेशा की तरह जगमोहन जी को देखते ही चाय चढ़ा दी थी। आपने आपको संयत करते हुए ओमवती ने कहा कि चाय जल गई है, अभी दूसरी बनाती हूँ। दूसरे दिन इस छोटे से कस्बे में सबसे व्यस्त बाजार में स्थित सफल क्लासेस में जगमोहन जी अपने बेटे केतन के साथ गए। नीचे छैनू हलवाई की दुकान थी और उसके ऊपर पहली मंजिल पर सफल क्लासेस थी। छैनू हलवाई इस छोटे से कस्बे का बड़ा सा हलवाई था। रबड़ी और मालपुए बनाने में तो इसे महारत हासिल थी। इस कस्बे का कोई भी मेहमान छैनू हलवाई की रबड़ी और मालपुए खाए बिना मजाले की कस्बा छोड़कर चला जाए। दिन में 3-3 बार रबड़ी बनती थी और उसके बाद भी कई कई ग्राहक बिना रबड़ी लिए मायूस होकर चले जाते थे।
छैनू हलवाई ही सफल क्लासेस के गुरु को अपने एकलौते बेटे की 10वीं पास करवाने के लिए लाया था। क्लास एक छोटे से कमरे में चलती थी। मुश्किल से क्लास में 20 बच्चे थे। उनमें से आधे बच्चे केतन जैसे थे, जिन्होंने अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस कोचिंग में प्रवेश लिया था, और आधे बच्चों के पास होने के लिए था। आज जब कोचिंग का कारोबार इतना फल फूल रहा है, उस जमाने में माना जाता था कि पढ़ाई में कमजोर बच्चे ही कोचिंग में जाते हैं। अब धीरे धीरे होशियार बच्चे भी इस कोचिंग में आने लगे थे। तब केतन कहने लगा, बाबा आज मुझे क्यों छोड़ने आए हो? और उसने अपनी साइकिल खड़ी की। तब जगमोहन जी बोले, बेटा आज जो राजेश्वरी को इस कोचिंग में प्रवेश दिलाने के लिए रामनाथ आ रहा है। दोनों दोस्त छैनू हलवाई के यहाँ रबड़ी और पुए का आनंद लेंगे और राजेश्वरी बिटिया को क्लास में बिठा भी जाएंगे। और जगमोहन जी ने केतन को समझा दिया। केतन के मन में राजेश्वरी के प्रति प्रेम और जलन दोनों ही भावनाएं थी। जलन की भावना ज्यादा थी क्योंकि राजेश्वरी हर बार उससे ज्यादा नंबर लेकर आती थी। उसने इस कोचिंग में प्रवेश भी राजेश्वरी को पीछे छोड़ने के लिए लिया था, और यहाँ भी उसके बाबा राजेश्वरी को लेकर आ रहे थे। प्रेम की भावना इसलिए पनप गई थी क्योंकि उसने भी राजेश्वरी से अपने विवाह की चर्चा सुन रखी थी। वैसे भी किशोर अवस्था में ऐसी बातों में से एक, कहते हैं ना कि एक सनसनी सी पूरे शरीर में दौड़ जाती है। बाबा क्लास का टाइम हो रहा है, केतन कहने लगा, तो मैं जाता हूँ, आप रामनाथ अंकल के साथ आ जाना। केतन ऐसा कहकर अपनी क्लास की तरफ चला गया। केतन अपनी क्लास से छुट्टी करके घर आ गया। घर आकर केतन अपने बाबा से बोला, बाबा आप और रामनाथ अंकल तो आए नहीं। और उसने जब अपने पापा से पूछा तो उसके बाबा बोले, बेटा आधे घंटे तक मैंने रामनाथ का इंतजार किया, वह नहीं आया तो फिर मैं उसके घर गया। तो केतन बोला, फिर क्या हुआ बाबा, राजेश्वरी क्लास में आएगी या नहीं, यह जानने की केतन को बड़ी उत्सुकता थी। तो वह बोले उसकी माँ केतन की कि जा बेटा पहले तो कपड़े बदल और आजा, पहले खाना खा ले, बातें तो बाद में होती रहेंगी, रसोई में रोटी ठंडी हो रही है। तभी केतन बोला, बताओ ना बाबा, और उसने अपनी माँ की बात को अनसुना कर दिया। तब जगमोहन जी बोले, राजेश्वरी ने क्लास में आने से मना कर दिया है। वह कहने लगी आने जाने में बेकारी समय लगेगा, इससे अच्छा तो मैं केतन के नोट्स लेकर ही पढ़ाई कर लूँगी। और जगमोहन जी ने रोटी खाने के लिए निवाला तोड़ लिया। केतन, जो वो कहने लगे, केतन की माँ तेरे पसंद की रसेदार आलू की सब्जी बनाई है और तेरे बाबा छैनू हलवाई से रबड़ी भी लेकर आए हैं। तब केतन बोला, वाह बाबा, छैनू हलवाई की रबड़ी और राजेश्वरी का क्लास में ना आना। केतन का तो मन बल्लियों उछलने लगा था। अपने मन की भावनाएं मन में ही दबा ली उसने और वह अपने कमरे में जाने लगा। तभी जो वह कहने लगी, ओई माँ मेरी तो रोटी जल गई। केतन की माँ जल्दी से जो रसोई में गई, बोली तुम बाप बेटों के चक्कर में ना मैं रोटी उठाना भूल गई, और वह रसोई में चली गई। उस दिन शाम को जगमोहन जी तो अपनी बात कहकर चले गए थे, लेकिन जो उधर रामनाथ के घर पर महाभारत छिड़ गया था। रामनाथ के घर में जो वो कहने लगी, जो उसकी पत्नी थी ओमवती, रामनाथ से कि तुम जगमोहन जी की होड़ ना करो, उनके तो एक ही बेटा है, तुम्हारे 3-3 बेटियां हैं, इसी तरह पैसा लुटाते रहे तो हो गई बेटियों की शादी। मैं कहती हूँ इस राजेश्वरी की पढ़ाई में इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हो। और वह बहुत जोर से दहाड़ रही थी, जैसे मानो उसके सिर पर कोई माता सवार हो। रामनाथ जी बोले, धीरे बोलो ओमवती, बच्चे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे। ओमवती बोली, सुनने दो, उन्हें भी तो अपने बाप की औकात पता चले। पास में नहीं है 4 दाने और अम्मा चली भुनाने। ओमवती तीर पर तीर छोड़े जा रही थी। और जो रामनाथ जी कहने लगे, मैं तो अपने सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाऊंगा, तुम फिक्र क्यों करती हो ओमवती, सब बेटियां अपना अपना भाग्य लेकर आती हैं। रामनाथ जी ठंडे छींटे डालने लगे हुए थे ताकि बात आगे न बढ़े। तभी ओमवती बोली, तुम ज़्यादा बातें न बनाओ,
एक बात कान खोल कर सुन लो, कोचिंग क्लास के लिए मैं एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करने दूंगी। वैसे भी तुम्हारी लाडली तो इतनी धुरंधर है, उसे कोचिंग की क्या जरूरत है। ओमवती जो अपना मुंह मोड़ के फिर सो गई। अगले दिन सुबह जैसे ही रामनाथ जी उठे, राजेश्वरी उनके लिए उनके कमरे में चाय का कप लेकर आई और कहने लगी, पापा मुझे किसी क्लास में नहीं जाना, आने जाने में मेरा बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। आप तो बस जगमोहन अंकल से कहकर मेरे लिए केतन के नोट्स ला देना। तब रामनाथ जी बोले, ठीक है बेटा, भगवान तुझे हमेशा खुश रखें। और रामनाथ जी राजेश्वरी के सिर पर हाथ फेरने लगे। रामनाथ जी ने कितनी बार अपनी पत्नी ओमवती को समझा चुके थे कि राजेश्वरी तुम्हारी ही बेटी है, जो भी हुआ उसमें उसका क्या दोष है। अब वह तुम्हारे व्यवहार में अंतर को समझने लगी है। अब उसकी आंखों में सवाल उबड़ने लगे हैं। वह सवालिया आंखें तुम्हें दिखाई क्यों नहीं देती? तुम्हारी बेटी के मन में प्रश्न आता है कि उसकी माँ उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। तभी ओमवती बोली, वही सबके लिए दोषी है। तुम बार बार उसकी पैरवी मत किया करो। तुम्हारे और तुम्हारी माँ के कारण ही वह इस घर में है, नहीं तो मैं उसे कब का जंगल में छोड़ आती। ओमवती ने जो तड़ाक से अपने पति रामनाथ को जवाब दे दिया। मैंने कह दिया ना, मैं उसे नहीं मानती। कहते हैं ना, कुछ यादें इतनी कड़वी होती हैं, उनको जो याद करने से ही मन ही नहीं जुबान भी कड़वी हो जाती है। ओमवती के बाबूजी को अपनी बेटी के लिए पढ़ा लिखा दामाद चाहिए था। सांवली सलोनी अच्छे खाते पीते घर की ओमवती के लिए जमींदार व्यापारी बहुत से परिवारों के रिश्ते आए थे, लेकिन उनके बाबूजी की खोज रामनाथ जी पर जाकर समाप्त हुई। रामनाथ जी से ब्याह कर ओमवती अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल वाला घर जो उसके तरीके से ही सजाया संवारा गया था। सामान कम था, लेकिन करीने से रखा गया था। घर के दोनों तरफ दो चबूतरे बने हुए थे। चबूतरों पर मांडने बने हुए थे। दरवाजे पर बंधनवार लगी हुई थी। घर में घुसते ही आज की तरह ही बड़ा सा बरामदा था और बाद में वर्षों में जो बरामदे के दो भागों में विभाजित करके एक को बैठक बनवा दिया गया था। बरामदे से घर के आंगन में पहुंच जाते थे। आंगन में एक तरफ रसोई थी तो एक तरफ स्नान घर था। उस समय भी घर में शौचालय बनवाने का प्रचलन नहीं था। घर में शौचालय बाद में बनवाया गया था। आंगन में दो कमरे बने हुए थे। स्नान घर के पास में छत पर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी। उन दो कमरों में से एक कमरा ओमवती जी को दे दिया गया था। ओमवती को उनके कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। ओमवती का अब तक का अनुभव अच्छा ही था। सास उन्हीं के कमरे में उन्हें चाय नाश्ता दे गई थी। चाय के साथ उसने सीरा नाश्ते में दिया गया। फिर सास ने उसके लिए स्नान घर में पानी रखवा दिया और नहाने के लिए कह दिया। सास ने दिन में खीर पूड़ी सब्जी का अच्छा सा जो खाना बनवाकर जो ओमवती को खिलवा दिया। उनकी रसोई में चूल्हा, कैरोसिन स्टोव और सिगड़ी थी। शाम को भुने हुए काजू बादाम का कलेवा ओमवती को दिया गया था। रात में दाल बाटी और चूरमा बनने वाला था। 2 दिन बाद ओमवती पगफेरे के लिए अपने पीहर चली गई थी। 1 महीने बाद वापस लौटी थी। अभी तक वह नवविवाहिता थी और रामनाथ जी की मुलाकात उससे नहीं हुई थी। धीरे धीरे ओमवती अपनी नई गृहस्थी में रमने लगी थी। रामनाथ की कोई परीक्षा होने वाली थी, इसलिए वह कमरे में देर रात गए सोने के लिए आते थे, लेकिन नियम से ओमवती जी से हालचाल पूछ लेते थे। आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है? रामनाथ जी उससे प्रतिदिन पूछते थे और इस सवाल का जवाब ओमवती हर बार मुस्कुरा कर यही जवाब देती थी, अपने घर में भला मुझे क्या तकलीफ होगी, अभी परीक्षा में थोड़ा व्यस्त हूँ, रामनाथ कहते और ऐसा कहकर वो चले जाते। इसी बीच रामनाथ का ममेरा भाई कुछ दिनों के लिए उनके घर पर आ गया। वह अपने खानदानी व्यापार के सिलसिले में आया था और जो रामनाथ जी के मामा जी तो आ नहीं सके थे, इसलिए वह आ गया था। रामनाथ जी का छोटा भाई ओमवती जी का देवर बड़ा ही हंसमुख स्वभाव का था। ओमवती को उससे बातचीत करना अच्छा लगता था। घर में अब ओमवती जी की हंसी गूंजती रहती थी। ओमवती को ऐसा हंसता मुस्कुराता देखकर उसकी सास भी बड़ी खुश होती थी
और रामनाथ जी का आज अंतिम पेपर था। कल रात से ही ओमवती की आंखों में सतरंगी सपने तैर रहे थे। अब उनके और रामनाथ जी के बीच में उनकी सौतन किताबें कुछ दिन के लिए ही सही गायब होने वाली थी। जैसा कि पहले है घर में होता था, ओमवती जी तड़के उठकर ही खेतों में लोटा लेकर चली गई थी। और पता नहीं आज कैसा मनहूस दिन था। एकांत तलाशते तलाशते ओमवती जी गांव की सभी महिलाओं से दूर एक अलग कोने में चली गई थी। सोच से निवृत्त होकर ओमवती जी ने घर की तरफ अभी कदम ही बढ़ाए थे कि दो बहुत ही बलशाली से हाथों ने उन्हें जकड़ लिया और घसीटकर झाड़ियों के पीछे ले गया। ओमवती कुछ समझती और चिल्लाती उससे पहले उसने एक हाथ उन से जो उनका मुंह ढक दिया। उसने उन्हें जमीन पर पटक दिया था और अब वह उसका चेहरा देख पाई थी। वह कोई और नहीं, उसका ममेरा देवर ही था। ममेरे देवर का एक हाथ ओमवती के मुंह पर था और दूसरा हाथ उनके अनछुए शरीर के विभिन्न अंगों पर रेंग रहा था। ओमवती की आंखों में बेबसी थी, वहीं आंखें क्रोध के शोलों से सुलग रही थी। ओमवती जी अपना सब कुछ अपने देवता को अर्पित करना चाहती थी। इतने जतन से संभाला गया कुमार्य एक ही बार में धराशायी हो गया। जब से होश संभाला तब से यही तो सुना था, बहू बेटी परिवार की मर्यादा होती है, बेटी संभाल कर रहना और कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। लेकिन किसे पता था कि भेड़िए तो हमारे खुद के घर में ही बैठे होते हैं। अपनी प्यास बुझाकर ओमवती को अस्त व्यस्त हालत में छोड़कर वह तो चला गया था। सूरज की किरणें सब दिशाओं में फैलकर प्रकाश का संदेश दे रही थी, लेकिन ओमवती के जीवन में अब घनघोर अंधेरा घिरा आया था। कुछ देर तक ओमवती जी रोती रही, खुद को कोसती रही, लेकिन कितनी देर तक वे वहां रुकती। कोई देख लेता तो और 10 तरीके की बातें होती। अपने आप को जैसे तैसे संभाल कर ओमवती जी घर पहुंची और सीधे रसोई में काम करती सासू माँ के पास पहुंची। उधर सासू माँ ओमवती के अभी तक लौटकर नहीं आने के कारण थोड़ी चिंतित थी और थोड़ी गुस्से में भी थी। सास कहने लगी, बहू आज तो बहुत देर कर दी। रामनाथ और उसके बाबूजी दोनों कलेवा करके चले गए। और तब उसने कहा, ओमवती की सास के जो नज़दीक आ गई थी और सास को देखकर उसकी रुलाई जो फूट पड़ी और सास ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही सास की आंखें ओमवती से मिली वैसे ही ओमवती सास के गले लग गई। उसकी हालत देखकर सास की अनुभवी आंखें सब समझ गई थी कि ओमवती के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसलिए वो ओमवती से पूछने लगी कि बहू क्या बात है। तन से ज्यादा ओमवती का मन लहूलुहान होता है, तब केवल अपनों के प्यार भरे दो बोली आराम देते हैं। फूट फूट कर रोती ओमवती के सिर पर हाथ फेरते हुए सास ने सिर्फ इतना ही पूछा था, कौन था? तो ओमवती ने हिचकियां लेते हुए कहा, देवर जी। और ओमवती इतना भी बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। तब ओमवती की सास ने कहा, चुप हो जा बेटा, तेरी कोई गलती नहीं है। हमने घर में ऐसा काला नाग पाल रखा था जिसने हमें ही डस लिया। और उसकी सास की आंखों में भी आंसू बहने लगे। ओमवती कहने लगी, अम्मा जी मुझे अब मर जाना चाहिए, आपके घर पर एक कलंक लग गया है। थोड़ा सा संयत होकर ओमवती ने कहा। तब उसकी सास बोली, नहीं बहू, आज के बाद ऐसी बात मुंह से मत निकालना। तेरे पति और ससुर को आने दे, फिर हम इसकी रपट लिखा कर आते हैं। ओमवती बोली, नहीं अम्मा जी, मुझे कहीं नहीं जाना। सब लोग मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे। उस अधर्मी को तो सजा भगवान ही देगा। आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देना, मैं यहीं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। सास बोली, चुप कर, पागलों जैसी बातें ना कर बहू, सब ठीक हो जाएगा। उधर रामनाथ जी और ओमवती के ससुर जी दोपहर को घर लौटे और रामनाथ घर आते हुए बड़े मंसूबे बांधकर आया था। छैनू हलवाई की रबड़ी और मोगरे के फूलों का गजरा लाया था। अभी तक ओमवती को कनखियों से उसने देखा था, लेकिन आज बहुत देर तक बात करेंगे। दोनों जैसे ही घर आए, घर के माहौल में एक अजीब सी मनहूसियत दिखाई दी। ससुर जी के पैरों की आहट सुन बरामदे तक आ जाने वाली सासू माँ के कहीं भी नामो निशान नहीं थे। दोनों ने रसोई की तरफ झांक कर देखा, लेकिन घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। रामनाथ की माँ ससुर जी ने
जो उसकी सासू माँ को आवाज़ लगाई। ओमवती की सासू माँ की कहाँ गई? शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि ससुर जी के घर के अंदर आने के बाद सासू माँ उन्हें दिखाई ना दे। ओमवती के कमरे से सासू माँ आंगन तक आ गई थी। ससुर जी ने सास की तरफ प्रश्नवाचक नज़रों से देखा तो सास ने पूरी कहानी रामनाथ और उसके पिता यानी जो ओमवती के ससुर जी थे दोनों को ज्यों कोई त्यों सुना दी। ओमवती को तो अभी के अभी बुलाओ। सब कुछ सुनने के बाद ससुर जी ने कहा, बहू बाहर आंगन में आ जाओ। उस उसकी सास कहने लगी, ओमवती बहू तुम्हारे ससुर जी बुला रहे हैं। सासू माँ ओमवती को आवाज़ लगाकर दरवाज़ा बंद करने चली गई थी। अपनी बहू से तो उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन वह अपने घर की इतनी बड़ी बात घर तक ही जो सीमित रखना चाहती थी। लेकिन यह दुनिया तो अभी भी वहाँ के वहीं थी। पुरुष की मान मर्यादा तो उसके घर की स्त्रियों के सील पर निर्भर करती है। उस हरामी ने तो इस घर परिवार के हर पुरुष तत्व को चुनौती दी थी। पता नहीं पुरुषत्व स्त्री को दबाकर ही अपनी सार्थकता क्यों पाता है। हर स्त्री परिवार की इज्जत क्यों होती है? स्त्री परिवार की इज्जत क्यों मानी जाती है? कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस इज्जत को चुनौती क्यों देता है? स्त्री के ऊपर हुई यौन हिंसा को भी उस पर कलंक क्यों मान लिया जाता है? इन सवालों के जवाब तो बहुत बार स्त्रियों को मिले हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं मिले। समाधान मिल जाते तो स्त्री पुरुष के बीच का भेद की रेखा ही मिट जाती। उधर ससुर जी की आवाज़ सुनकर ओमवती अंदर तक कांप गई थी। सासू माँ तो एक औरत है और उनके कोई बेटी नहीं है, इसलिए शायद एक औरत होकर औरत का दर्द समझ गई थी। लेकिन ससुर जी तो एक पुरुष हैं। और फिर सासू माँ का बुलावा। ओमवती के पैरों ने तो जवाब दे दिया था। कमरे से आंगन तक की कुछ फीट की दूरी ओमवती के लिए मीलों की दूरी हो गई थी। अपनी सिर साड़ी के पल्लू से ढके ओमवती धीरे धीरे ससुर जी के सामने आकर खड़ी हो गई। ससुर जी के पास ही खड़ी सासू माँ ओमवती के पास आकर खड़ी हो गई थी। उनका एक हाथ ओमवती के सिर पर था, दूसरा हाथ उसके हाथों में। तभी ससुर जी ने पास पड़ी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए कहा, बहू बैठ जाओ। ओमवती और उसकी सास के लिए यह एक बहुत बड़ी बात थी। चारों आंखें ससुर जी की तरफ थीं। रामनाथ बरामदे में 2 कुर्सियां ले आया। ऐसे आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आराम से चारपाई पर बैठ जाओ, ससुर जी ने फिर कहा और बोले, बहू तुम जिस दिन से इस घर में आई थी उस दिन से ही मुझे लगा कि चलो इस घर को आखिर लक्ष्मी मिली गई। ससुर जी ने राम मोहन की लाई कुर्सी पर बैठते हुए अपनी पत्नी और बहू को एक बार फिर इशारे से चारपाई पर बैठने के लिए कहा। इस बार अपने पति के मंतव्य को समझकर सासू माँ ने भी ओमवती का हाथ पकड़कर उसे बिठा दिया। ओमवती नीचे नजरें किए एक अपराधी की तरह चारपाई पर बैठ गई थी और ओमवती का एक हाथ अभी भी उसकी सास के हाथ में था। कोई भी बात करने से पहले रामनाथ तेरा मत जानना बहुत जरूरी है। तेरी माँ और मैं अपना कोई फैसला तेरे ऊपर नहीं थोपना चाहते, ओमवती के ससुर जी ने साफ साफ शब्दों में कहा था। रामनाथ बोला, बाबूजी इस सारे कांड में ओमवती की कोई गलती नहीं है, वो तो पीड़ित है। अगर गलती है तो हमारी ही है, जो हम अपनी आस्तीन में पल रहे उस काले नाग को नहीं पहचान पाए। मेरे लिए तो आज भी ओमवती वही ओमवती है जो शादी के वक्त इस आंगन में रुनझुन पायल झनकाते हुए आई थी। और रामनाथ इतना कहकर चुप हो गए। अब तो सबके कान और निगाहें ओमवती के ससुर की तरफ थे, क्योंकि वे घर के मुखिया थे। उनका निर्णय हर किसी के लिए जो मानना जरूरी था। अब सब सोच रहे थे कि ओमवती के ससुर जी क्या निर्णय लेंगे। लेकिन ओमवती के ससुर जी भी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के एक परंपरावादी व्यक्ति थे। पुरखों की बनाई हर रीत को निभाने में विश्वास करते थे। 2-4 बात ओमवती अपने ससुर जी और पति के बीच की हुई बहस को सुन चुकी थी और बहस का अंत इसी बात पे होता था, कितने वर्षों से ये रीतियाँ चली आ रही हैं, इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा ही। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक सब कुछ ऐसे ही चलेगा। मेरे जाने के बाद तुम अपने मन की करते रहना।
ओमवती ही नहीं और रामनाथ और उसकी सासू माँ तीनों ही मन डर रहे थे कि आज बाबूजी न जाने क्या निर्णय लेंगे। उन्हें तो परिवार की मान मर्यादा ही की सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी। उम्र भर पैसा चाहे सीमित मात्रा में कमाया हो, लेकिन नाम तो उन्होंने बहुत कमाया था। इस कस्बे में जो बाबूजी का नाम चलता था, बाबूजी सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन उनके नाम पर कोई आँच आए यह बाबूजी कभी भी सहन नहीं कर सकते थे। बाबूजी ने अपना गला खंगारा और अब वह 6 के 6 कान बाबूजी की बात सुनने के लिए आतुर हो गए थे। 6 की 6 आंखें बाबूजी के चेहरे पर जमी हुई थी। बाबूजी ने धीर गंभीर चेहरे पर एक करिश्माई नूर था। बाबूजी ने अपने अतीत की गलियारे में घूम रहे थे और उन्हें भी कुछ यादों के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुलने के साथ बीती घटनाओं को शब्द मिलने लग गए थे। बाबूजी बोले, बहू मैं कोई 10 बरस का रहा था और मेरी रुकमा बुआ 13 बरस की। हम दोनों साथ में खेला करते थे। उस समय विवाह जल्दी हो जाते थे। बुआ का भी विवाह रजस्वला होने से पहले ही हो गया था। बुआ ने लहंगा चोली पहनना था और जेवरों से ऊपर से नीचे तक लद गई थी। शादी की उपस्थिति औरतों के मुंह से सुना था कि रुकमा बाई के तो भाग्य ही खुल गए। राजकुमार सा वर मिला है, जमींदार परिवार है। रुकमा बाई तो रानी बनकर रहेगी। फूफा जी कोई 18 बरस के रहे होंगे। अच्छी कद काठी के बाके नौजवान थे। उनका रंग गेहुआ था। तब मुझे फूफा जी से बड़ी ईर्ष्या हो रही थी, क्योंकि मुझे पता चला कि इन्हीं के कारण बुआ को यह घर और मेरा साथ छोड़कर जाना पड़ेगा। शादी में मज़ा भी आ रहा था। लड्डू, जलेबी, मूंग दाल की कचौरी, गुलाब जामुन, पूड़ी, रायता, तरह तरह के पकवान बने थे। बुआ के साथ साथ मुझे भी नए कपड़े पहनने को मिले थे। 2 साल बाद बुआ का गौना हो गया। बुआ हमेशा हमेशा के लिए ससुराल चली गई। अब मैं एकदम अकेला पड़ गया था। मेरे कोई और भाई बहन भी नहीं थे। कभी कभी बुआ के ससुराल भी चला जाता था, लेकिन वहाँ बुआ कांच की गुड़िया बनी सजी सवरी बैठी रहती थी और पहले जैसे मेरे साथ नहीं खेलती थी। बुआ की बड़ी बड़ी मूँछों वाले ससुर जी से मुझे बड़ा डर लगता था। उनसे मैं अक्सर बचने की कोशिश किया करता था। उनका स्पर्श मुझे सुहाता नहीं था। फूफा जी मुझे बहुत पसंद थे। वह अपनी टमटम में मुझे घुमाकर भी लाते थे। बुआ का घर अपने घर से कोई 10 गुना बड़ा था। घर के आगे दुगना बड़ा बगीचा था, जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। मैं बुआ से कहता, आओ बुआ, हम दोनों पहले के जैसे पेड़ पर चढ़े। तो बुआ कहती, नहीं रे नंदू, अब मैं पहले वाली रुकमा बुआ नहीं रही। अब मैं किसी की बहू और पत्नी हूँ। मेरी ऐसी हरकतें मेरे परिवार को अच्छी नहीं लगेंगी। और मैं कभी कभी बुआ से कहता, बुआ आपके घर में तो छुपन छुपाई खेलने में बहुत ही आनंद आएगा। कभी हर बात पर खिलखिलाकर जो वो हंसती थी, अब वो हंसने वाली बुआ केवल अब मुस्कुराती मात्र थी। पहले ही क्या, आज भी लड़कियों को यही कहते हैं कि धीरे बोलो, धीरे हंसो, धीरे चलो। बुआ भी ससुराल जाकर बिल्कुल बदल गई थी। तुम सोच रहे होंगे कि बूढ़ा पगला गया है, ऐसे समय में कैसी बातें कर रहा है। ससुर जी ने उन तीनों की तरफ देखकर कहा। उन लोगों के कुछ बोलने से पहले ही ससुर जी कहने लगे, यह सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम जान सको मेरे लिए रुकमा बुआ कितनी महत्वपूर्ण थी। रुकमा बुआ की किस्मत से सभी लोग रश्क करते थे। हर घर में यही चर्चा होती थी, हर बेटी का भाग्य रुकमा बुआ सा हो। वैसे भी हम लोग अपनी बेटियों को कहाँ सिखाते हैं कि इतनी मजबूत बनो कि अपने लिए स्वयं ही आसमान से चांद सितारे तोड़ लाओ। हम तो यही कहते हैं और सिखाते हैं कि सफ़ेद घोड़े पर बैठकर एक दिन एक राजकुमार आएगा जो तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़कर लाएगा। शायद सभी लोगों की नज़र लग गई थी रुकमा बुआ की किस्मत को। तभी तो वह शादी के 3 साल बाद ही भरी जवानी में विधवा हो गई। और हमारे समाज में विधवा होने को बड़ा अभिशाप माना जाता है। उससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं। विधवा औरत तो उस समय तो बिना आत्मा के एक शरीर भर रहती है। उसके जीवन में एकमात्र वियोग रह जाता है, बाकी सारे रस्ते उसकी ज़िंदगी से छीन लिए जाते हैं। अपने पिताजी के साथ मैं भी रुकमा बुआ के ससुराल गया था। बुआ के घर में एक कमरे में बुआ को बंद कर दिया गया। बुआ के पास
जब मैं चुपके से गया तो बुआ मुझे गले लगाकर रो पड़ी। आज भी अपने कंधे पर उन आंसुओं का गीलापन महसूस करता हूँ। आज भी बुआ की वह चीख मेरे कानों में गूंजती है। सभी औपचारिकताएं पूरी करके हम लोग लौट आए। उसके कुछ महीनों बाद पता चला कि बुआ गर्भवती है। एक विधवा औरत का गर्भवती होना महापाप समझा जाता था। बुआ के ससुराल वालों ने बुआ को निकाल दिया, लेकिन पीहर भी कहाँ अपना पाया था। बुआ पीहर में एक कोने में पटक दी गई। तब एक दिन बुआ को मेरी दादी से बात करते सुना। बुआ ने बताया था कि ससुर जी ने उनके साथ जबरदस्ती की। दादी ने बुआ को डांट दिया और औरत को अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। अब इस कलंक को लेकर सारी उम्र कैसे जिएगी। दादी की डांट से गुस्से से ज्यादा लाचारी थी और वह मैं कुछ और बड़ा होने पर समझ सका था। कल तक रुकमा बुआ की किस्मत से जलने वाले आज कह रहे थे उनकी जैसी किस्मत भगवान दुश्मन को भी ना दे। बुआ खुद भी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी कहाँ जी पाई। प्रसव पीड़ा के दौरान बुआ और उनका बच्चा दोनों ही चल बसे। थोड़ा बड़ा हुआ तब मैं बुआ की पीड़ा और दर्द को समझ सका। बुआ के जाने का दर्द भी मुझे भी जो पत्थर दिल बना दिया था। मैंने सोच लिया था किसी से भी इतना मन नहीं लगाऊंगा। उनके जाने के बाद मेरा मन छलनी हो गया। आज बहू तुमने मुझे मेरी रुकमा बुआ की याद दिला दी। बरसों पुराने जख्म खुरच दिए और इस पत्थर हृदय को फिर से भावुक इंसान में बदल दिया। ओमवती के ससुर जी ऊपर आसमान में देखते हुए बोल रहे थे, मानो रुकमा बुआ को अपने मन की बात बता रहे हों। बहू ओमवती, रुकमा बुआ को तो मैं इंसाफ नहीं दिलवा सका था क्योंकि तब मैं मजबूर था, लेकिन अब मैं मजबूत हूँ। इस घर में दोबारा रुकमा बुआ की कहानी नहीं दोहराई जाएगी। तुमने कोई गलती नहीं की बेटी, जो तुम्हें सजा भी तो नहीं मिलेगी। तुम्हें घर में वही पुराना मान सम्मान मिलेगा। हमारे लिए तुम अब भी वही हो। अब कुछ बदलेगा तो साले साहब के लाडले के लिए बदलेगा। मैं कल ही उनके वहाँ जाकर उनके सुपुत्र की इस घिनौनी घटिया हरकत के बारे में बताता हूँ। ओमवती के ससुर जी ने सबके दिलों में उठ रहे सवालों का जवाब दे दिया था। उनके ससुर जी को घर का वह कोना जहाँ रुकमा बुआ अक्सर बैठा करती थी बार बार चढ़ाता था। मानो कह रहा हो आज तो पूरी दुनिया के झगड़े सुलझाते फिरते हो, न्याय अन्याय की बातें करते रहते हो। उस दिन कहाँ थे जब यहीं रुकमा बुआ ने तिल तिल करके अपनी जान दे दी थी। उसके ससुर जी कितनी बार आंखें नीचे किए उस कोने से बाहर निकलते थे। एक और बात बहू, जो उसके ससुर जी बोले, वहां से आते ही हम पुलिस थाने में उस हरामी की शिकायत भी दर्ज करवाएंगे। रिश्तेदारी का मामला है, इसलिए हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। फिर मामला तुम्हारी सासू माँ के पीहर का है। मुझे इस घर में भी रहना भी तो है। ससुर जी ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए ऐसा कहा था। जिस घर में के बेटे ने मेरी बहू पर ऐसा जख्म दिया है, ओमवती की सास कहने लगी, उससे अब मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना जी। कल आप मेरे पीहर वालों को संदेश भी देकर आ जाना कि ओमवती की सासू माँ ने कहा है। बाबूजी, आपके साथ मैं भी चलूँगा, रामनाथ बोला। अब तो मेरी परीक्षा भी समाप्त हो गई है। और तब उसके पिताजी कहने लगे, नहीं बेटा, तुम्हें अब बहू के साथ रहना चाहिए। उसे अभी तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। रामनाथ बोला, बाबूजी, मैं पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाना चाहता, क्योंकि ओमवती भी ऐसा नहीं चाहती। अभी तक सबकी बातें जो चुपचाप ओमवती सुन रही थी, उसने भी अपने पति की बात पर सहमति जताई। इस बारे में हम विस्तार से बाद मेरे लौटकर आने के बाद करेंगे, ओमवती के ससुर जी बोले। उतने में तुम और सोच विचार कर लेना बहू। अब खाने पीने की तैयारी कर लो, शाम होने को आई है और मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। बाबूजी अपनी कुर्सी से उठते हुए कहने लगे। तभी ओमवती की सासू माँ ने कहा, बहू तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। ओमवती ने कहा, अम्मा जी आप अकेले थक जाओगी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तब ओमवती की सास बोली, नहीं बहू, आज तो मुझे ही कर लेने दे, बाद में पूरी जिंदगी तुझसे ही करवाना है। बहू, सास का आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है, ससुर जी ने कहा। जैसे तुम्हारी सास कह रही है वैसा करो।
रामनाथ भी कुर्सी लेकर अपने पिताजी के पीछे चला गया था। पिताजी अक्सर शाम को घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठ जाते थे। आते जाते लोगों के हालचाल पूछ लेते थे। आस पड़ोस के कुछ बुजुर्ग भी उनके पास आ बैठते थे। पहले के जमाने में सोशल मीडिया तो था नहीं, तो इस तरीके की चौपाल पर ही दुनिया जहान की बात होती थी। बेटा रामनाथ, उसके पिताजी ने कहा, तुम्हें बहू का ध्यान रखना होगा। इस सदमे से बाहर आने में उसे भी वक्त लगेगा। मैंने रुकमा बुआ की तकलीफ को देखा था। आज बहू के साथ खड़े होने में मेरा बरसों पुराना अपराध बोध कुछ कम हो जाएगा। अब जब ऊपर रुकमा बुआ मिलेगी तो मैं उनसे माफ़ी मांगते हुए मेरे शब्दों और हाथों में कंपन नहीं होगा। रामनाथ ने कहा, बाबूजी, आप ठीक कह रहे हैं। हम इंसान जब भी अपने जमीर को मारते हैं, जमीर मरता कहाँ है। रामनाथ के बाबूजी कहने लगे, बस कुछ वक्त के लिए शांत हो जाता है और उसके बाद ताउम्र हमें अपनी गलतियां नहीं, अपराध याद दिलाता रहता है। हम इंसान ना चाहकर भी एक अपराध बोध में जीते रहते हैं। रामनाथ के बाबूजी भी तो ऐसी ही एक गलानी में जी रहे थे। वे भी क्या करें। हम कहने को तो एक लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन यहाँ नैतिक लोकतंत्र पूरी तरह से ही गायब है। मर्यादा, संस्कार और परंपराएं स्त्री पुरुष दोनों के लिए बिल्कुल ही अलग अलग हैं। विधवा स्त्री अभागी होती है, लेकिन विदुर पुरुष नहीं। कितने अफसोस की बात है कि उल्टा शब्द इसलिए स्त्री के लिए है, लेकिन ऐसा ही पुरुष के लिए कोई शब्द नहीं है। रुकमा बुआ जैसी कितनी ही विधवाएं अपने निकट संबंधियों के यौन शोषण का शिकार होती रहती हैं। इन स्त्रियों की स्थिति कोई मायने में एक गणिका से बदतर होती है। गणिका का अपने शरीर पर अधिकार तो होता है, इनका तो वह भी नहीं था। जीवन के कोई भी रंग इनके लिए नहीं होते। खाने पीने, ओढ़ने, आने जाने, हर एक चीज पर प्रतिबंध था। एक पति के चले जाने मात्र से स्त्री एकदम नारकीय जीवन जीने के लिए विवश कर दी जाती है। यही कारण रहा होगा कि स्त्रियों के समस्त व्रत, उपवास आदि अपने पति की सलामती के लिए होते हैं, क्योंकि पति जीवित रहेगा तो उन्हें विधवा का संताप नहीं भोगना होगा। कैसी कैसी अजीब परंपराएं होती हैं। अम्मा जी, लोग ऐसे ही कहते हैं, औरत की दुश्मन होती है। आप तो मेरे लिए साक्षात देवी हो। तो सास कहने लगी, बहू, यह भी इन मर्दों का फैलाया झूठ है। आज अगर तेरे ससुर और पति तेरा साथ नहीं देते तो मैं अकेली भला क्या कर लेती। मर्द हमारे रोटी, कपड़ा और मकान का खर्च उठाते हैं, इसलिए उनकी सुननी पड़ती है। एक औरत की पीड़ा एक औरत ही समझ सकती है, बल्कि बहुत अच्छे से समझ सकती है। ओमवती की सासू माँ ने ओमवती के सिर पर हाथ फेरा और कमरे से बाहर चली गई। तभी ओमवती की सास बोली, आपकी बहू ने खाना खा लिया है, अब आप दोनों भी आ जाओ। ओमवती की सास बरामदे में बैठे हुए अपने पति और अपने बेटे को आवाज़ दे रही थी। तभी ससुर जी ने रसोई से बाहर आंगन में बैठते हुए कहा, बहू ने कुछ खाया? तो ओमवती की सास बोली, आपको क्या लगता है? सास ने उसके प्रश्न का उत्तर न देकर प्रश्न कर दिया। उसके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। ऐसे में भोजन करना मुश्किल है। ससुर जी कुछ सेकंड चुप रहकर बोले और सासू की माँ की तरफ देखने लगे। लेकिन तुम्हें जानता हूँ मैं। ओमवती की सासू माँ से उसके ससुर कहने लगे, रामनाथ की माँ, तुमने कुछ तो खिला दिया होगा। और वो मुस्कुराने लगे। तो ओमवती की सास बोली, हाँ, बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर आधी रोटी खिलाई है। शरीर से ज़्यादा उसका मन जख्मी हुआ है। मन के जख्म इतनी जल्दी नहीं भरते। मन के जख्म या तो मानव को देवता बना देते हैं या दानव। कोई मोम दिल हो जाता है और कोई पत्थर दिल। सासू माँ ने थाली परोस दी थी। तब उसके ससुर जी बोले, तुम भी अपनी थाली ले आओ रामनाथ की माँ, मुझे 2 रोटी दे दो और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। रामनाथ की माँ बोली, हाँ, ठीक कह रहे हो। रामनाथ, आजा बेटा, तू भी खा ले, तुझे कुछ चाहिए? वो बोला, नहीं माँ। और तीनों ने खाना खा लिया। खाना खाते हुए इधर उधर की कुछ बात हुई। खाना खत्म होने पर ससुर जी ने कहा, अब कल से हम इस घटना पर बहू के सामने चर्चा नहीं करेंगे। रामनाथ अपने बाबूजी की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, बाबूजी, जितनी कम बात होगी भूलना उतना ही आसान हो जाएगा। चारों लोग ओमवती के सामने सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतने बड़े हादसे के बाद
सामान्य कोई नहीं था। अगर सब इतनी जल्दी सामान्य हो जाते तो यह बहुत ही असामान्य होता। रामनाथ के बाबूजी बोले, बेटा अब तुम भी सो जाओ, कुछ आराम कर लो। ओमवती के ससुर जी ने जो रामनाथ से कहा तो रामनाथ बोला, जी बाबूजी आप भी सो जाओ, कल फिर आपको मामा के यहाँ भी जाना है। इस उम्र में आपको भी क्या क्या देखना पड़ रहा है बाबूजी। तो रामनाथ के बाबूजी बोले, बेटा सब किस्मत की बातें हैं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि किस्मत ने मुझे बरसों पुरानी गलती सुधारने का अवसर दिया है। इस दुनिया में ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जिन्हें यह अवसर मिलता है। स्वयं भीष्म पितामह भी तो ऐसे अवसर का इंतजार करते रह गए, लेकिन उन्हें द्रौपदी के अपमान की घटना बदलने का अवसर नहीं मिला। ओमवती के ससुर जी अपने बेटे से बात करते हुए कहने लगे। तो रामनाथ बोला, बाबूजी यह तो आपका बड़प्पन है। आपके इस फैसले ने मेरे दिल में आपका सम्मान पहले से कई गुना बढ़ा दिया है। पिता के रूप में तो आपका सम्मान था ही, लेकिन अब एक बेहतरीन इंसान के रूप में भी आपका कद बहुत बढ़ गया है मेरे दिल में। और इतना कहकर रामनाथ अपने कमरे की तरफ चला गया। रामनाथ की माँ जो रामनाथ के बाबूजी बोले, अब तुम भी आराम करो, आज तो तुमने बहुत ही मेहनत की है। तो रामनाथ की माँ बोली, रामनाथ के बाबूजी आज तो आपने कमाल ही कर दिया। बहू को जब मैं जो सांत्वना दे रही थी तब मुझे यही आशंका थी कि आप क्या कहोगे। जितना मैं आपको जानती थी आपके लिए मान सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं था। फिर मैं सोच रही थी कि आपको कैसे न कैसे समझाना ही होगा। क्या समझाऊंगी, क्या कहूँगी, उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आपने सब कुछ कितनी आसानी से संभाल लिया। तब रामनाथ के बाबूजी बोले, रामनाथ की अम्मा, इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई जो वाकया ऐसा होता है कि उसे पूरी तरह बदल देता है। रुकमा बुआ के साथ हुई घटना ने मेरी मासूमियत छीन ली थी, लेकिन आज जो बहू के साथ हुआ उस हादसे ने मुझे एक बार फिर से रुकमा बुआ की बरसों पुरानी यादें ताज़ा कर दी। रुकमा बुआ को मैंने दिल की गहराइयों से दफन कर दिया था। बहू के साथ हुआ हादसा एक जलजला बनकर आया और रुकमा बुआ को वापस बाहर निकालकर मेरे सामने खड़ा कर गया। आज मुझे महसूस हुआ कि रुकमा बुआ मुझे चुनौती दे रही है कि नंदू, तब तो तू छोटा था, कमज़ोर था, अब तो तू मजबूत है, अब तू इंसाफ कर, अब तू इस मासूम को बचा ले। और तभी उसकी माँ लेटे लेटे कहने लगी, रामनाथ के बाबूजी, और आपने बचा लिया। आपने तो वह कर दिया रामनाथ के बाबूजी जिसकी उम्मीद कोई नहीं कर सकता। मेरा मन आपके लिए सम्मान से और बढ़ गया है। अब तो बस बहू को न्याय और मिल जाए। तब रामनाथ के बाबू जी बोले कि सब ठीक हो जाएगा, कल का सूरज हमारी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आएगा। रामनाथ की माँ, अब तुम सो जाओ। और रामनाथ की माँ ने कहा, भगवान करे ऐसा ही हो। रामनाथ ने भी धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और दबे पांव कमरे के अंदर प्रवेश किया ताकि ओमवती की नींद में खलल ना पड़े। वैसे भी आज का दिन ओमवती के लिए बहुत ही मुश्किल भरा था। आज उसके लिए विश्वास, प्रेम, स्नेह, रिश्ते जैसे शब्दों के मायने बदल गए थे। इन बदले हुए मायनों ने उसकी पूरी सपनों की दुनिया धराशायी कर दी थी। जिंदगी की कड़वी सच्चाइयाँ उसकी जिंदगी में क्या मोड़ लेंगी, यह तो वक्त ही बताएगा।